होता क्या है कि सबऑर्डिनेट्स होते हैं, पूल होता है उनका इंटेलिजेंस का, इन्वेस्टिगेशन का, और फॉलोइंग मेन फीचर्स होते हैं ग्रुप डिस्कशन के। एक एक करके मैं सारे आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो है मोर इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। इट इज़ ऑब्वियस दैट इफ़ वी हैव मोर पीपल टू मेक अ सर्टेन डिसीजन दे कैन प्रोवाइड ग्रेटर इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। ठीक है, बात यह है कि भाई हम क्या कह रहे हैं। ग्रुप डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है कि भाई अब 7-8 लोग हैं ना, मिलके डिसाइड करें। 7-8 मैनेजर हैं, कोई बड़ा है मैं, तो एक पूल भी करवा लिया। ठीक है, और पूल ऐसे करवा लिया कि अपने सबऑर्डिनेट से कि भाई क्या राय है। जैसे कि अब आपने भाई कोई जेनेटिक्स रिसर्च की एक फॉर्म बनाई हुई है, ठीक है। अब कोई नई इनोवेशन आती है तो भाई वो हम यूज़ करें या नहीं करें। More alternative in order to make a decision of alternative base play a great role. The more a person or team have alternative, the better decision would be there for a group of people can provide various alternatives as compared to an individual decision maker. फिर है higher accuracy. If there are a large number of people to think about something, the chance of error is minimized. भाई जितने ज़्यादा लोग कोई प्रोसेस को सोचेंगे तो मिनिमाइज हो जाएगा चांस एरर का। फिर क्या होता है, लेंदी प्रोसेस। सिंस देयर आर मैनी पीपल इन्वॉल्व इन डिसीजन, इट टेक लॉट ऑफ टाइम टू रीच ऑन पार्टिकुलर। बस इसका ये नुकसान है कि डिले हो जाएगा, यूज़फुल टाइम ज़ाया होगा। फिर कॉस्टली प्रोसीजर होता है, ज़ाहिर है आप हज़ारों लोगों से सर्वे करा रहे हो, बार बार मैनेजर्स की मीटिंग हो रही है, तो निस्बतन महंगा होगा। कंप्रोमाइजिंग डिसीजन, बहुत सारी चीज़ें आप चाह रहे हो लेकिन जब दूसरों से राय लोगे तो हो सकता है वो ना हो। तो पार्टिसिपेशन मेंबर जो होता है बाज़ात नेसेसरी नहीं होता। कुछ लोग तो देखो, अगर मैं हूँ भाई, मैं सब मत अपना कोचिंग चला रहा हूँ, मैं मशवरे ज़रूर लूँगा, एंड में ना मैं अपना वन मैन शो दिखा दूँगा भाई साहब। इसके बाद है मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो देखिए, 3-4 चीज़ें हैं। ईजी फॉर्मेशन होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी की एज़ कम्पेयर टू जॉइंट स्टॉक कंपनी। मेंबर जो है वॉलेंट्री एसोसिएशन बना लेते हैं और रजिस्टर हो जाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी से। ओपन मेंबरशिप होती है, ठीक है, तमाम मेंबर्स की जिनका एक कॉमन इंटरेस्ट होता है। तो नंबर ऑफ मेंबर जो हैं वो स्पेसिफिक नहीं होते, जितने चाहे हम बना लें मैक्सिमम। फिर डेमोक्रेटिक कंट्रोल होता है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें देखिए फीचर में भी डिस्कस की थी, वो दायरा मेरिट में भी आएंगी, कुछ डीमेरिट में आएंगी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी ये डेमोक्रेटिक वे में होती है, मेजॉरिटी वोट से फैसला होता है। लिमिटेड लाइबिलिटी, जिम्मेदारी कम होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में तो बहुत ज़्यादा ना रिस्क होता है बिजनेस का। फिर स्टेट असिस्टेंट, फेडरल या प्रोविजनल गवर्नमेंट के तहत ये सोसाइटीज़ चल रही होती हैं, तो लो इंटरेस्ट रेट होगा, एजम्पशन टैक्स में होगा, सब्सिडीज़ भी दी जा रही होंगी, ठीक है। फिर स्टेबल लाइफ होती है, ठीक है जी, किसी की डेथ से, रेजिग्नेशन से इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, देखिए मेन फीचर क्या होते हैं। ओपन मेंबरशिप होती है, कोई भी चाहे इसकी मेंबर ले सकता है, ठीक है। हर शख्स के लिए जिसका इंटरेस्ट हो वो मेंबर ले सकता है। मेंबर्स कोई स्पेसिफिक नहीं होते, ठीक है जी, यानी मैक्सिमम नंबर आप जितने चाहें ले सकते हैं। फिर वॉलेंट्री एसोसिएशन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप शामिल हो भी सकते हैं अपनी मर्ज़ी से और ज्वाइन भी कर सकते हैं, इट डिपेंड ऑन यू, और जब छोड़ना चाहें छोड़ भी सकते हैं। फिर स्टेट का कंट्रोल होता है, क्योंकि प्रोटेक्ट करना पड़ता है इंटरेस्ट ऑफ मेंबर पे, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती हैं सेफ स्टेट कंट्रोल थ्रू रेगुलेशन होती हैं, रजिस्टर होती हैं, और सारी डिटेल मेंबर की और बिजनेस की ये अंडरटेक करती हैं। बुक्स अकाउंट की होती है जो कि ऑडिटेड होती है गवर्नमेंट ऑडिटर से। फिर सोर्स ऑफ फाइनेंस, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है कंट्रीब्यूट होती है सारे मेंबर से, तो ईज़िली जो है ये रेस लोन भी कर लेती है, सिक्योर ग्रांट्स भी हो जाती हैं गवर्नमेंट से। फिर डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होती है, डेमोक्रेटिक बेसिस पे होगी, यानी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा
तो मेजॉरिटी जो वोट देगी उसके हिसाब से होगा। अब 17 मेंबर है, 9 ने वोट दिया, 8 ने मुखालफत में दिया, तो करारदाद मंजूर हो जाएगी। फिर सबसे अच्छी बात, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्टर होगी, फंक्शन उसके पता होंगे सबको, और एक लीगल हैसियत होगी। मेंबर्स के मरने से या छोड़ने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज का टॉपिक है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। आखिर ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती क्या है? तो डिफरेंट टाइप की होती हैं और जो कॉमन है उनको हम डिस्कस करेंगे। एक होती है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, कोऑपरेटिव फार्मिंग एग्रीकल्चर सोसाइटी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो सबसे पहले देखते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। These societies are formed to protect interest of general consumer by making consumer good available at reasonable prices. They buy goods directly from the producer or manufacturer and thereby eliminate the middle term in the process of distribution. दूसरी कहलाती है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये क्या करती हैं भाई? दिस सोसाइटीज़ आर फॉर्म टू प्रोटेक्ट द interest of small producer by making available item of their need for production like raw material, tools and equipment, machinery. तीसरी कहलाती है cooperative marketing societies. These societies are formed by small producer and manufacturer who find it difficult to sell their product individually. The society collect product from the individual number and take the responsibility of selling those products in the market. फिर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ का मसला ये होता है, these societies are formed to provide financial support to their member. Such a society accept deposit from members and grant them loan at a reasonable rate of interest in times of need. पांचवी कोऑपरेटिव फार्मिंग एग्रीकल्चर सोसाइटीज़. These societies are formed by small farmer to work jointly and thereby enjoy the benefits of large scale farming agriculture. छठी और आखिरी है cooperative housing societies. These societies are formed to provide residential houses to their members. They purchase land, develop it and construct a house of flats and allot them to their members. Some societies are provide loans at low rate of interest to member for construction. These societies are most common in Pakistan. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। देखो, पहले मैंने जिक्र किया था कि बहुत मुश्किल होता है और ये मेन स्टेप होते हैं। सबसे पहले गेटिंग प्रोमोटर्स। प्रोमोटर आर द फाउंडर ऑफ कंपनी, therefore they must get together in order to design the work plan, objective and skeleton of the company. A public limited company may have at least 7 promoter, while the minimum number of promoter required to private is 2. जैसा कि देखो, बनाने के लिए ना सबसे पहले तो प्रोमोटर चाहिए, 7 लोगों के सिग्नेचर होने चाहिए, पब्लिक के लिए, 2 प्राइवेट के लिए। फिर एडवर्टाइजर्स। एडवाइज़र्स वो होते हैं जो मशवरा देने वाले हों, ठीक है। तो सेकंड स्टेप ये होगा, ये बड़े आपको ना, देखो ये प्रोमोटर्स एक तरह से ओनर्स हो गए ना, अब ये एडवाइज़र्स होते हैं हाईली क्वालिफाइड लोग। इनका काम क्या होता है? रजिस्टर के जो प्रोसेस में सारे का सारा काम करेंगे, हेल्प देंगे। और ये कुछ लीगल डॉक्यूमेंट होती हैं, हर कंपनी का बनता है आर्टिकल और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। फिर प्रिपरेशन होती है कंपनी के डॉक्यूमेंट की। 1984 के एक्ट के तहत ये डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनती है सारी की सारी, ठीक है। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनता है, प्रोस्पेक्टस ऑफ कंपनी बनता है, ये सारी चीज़ें बनती हैं।
फिर सबमिटिंग एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रेशन के लिए एक एप्लीकेशन भी बनती है, ठीक है। और ये जो एप्लीकेशन बनती है इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, डिटेल्स होती हैं, नेम होता है, एड्रेस, कंपनीज और डायरेक्टर्स होते हैं। पेमेंट होती है रजिस्ट्रेशन फीस की कि भाई कितनी पेमेंट है, 5,000, 10,000, 20,000, 50 लाख, 50 करोड़। ग्रेटर द अमाउंट ऑफ कैपिटल हाइयर विल बी द रजिस्ट्रेशन फी। ये बड़ी अहम बात है। देखो अगर एक कंपनियां बनाते हो और छोटे मोटे उसके एसेट्स हैं 50-60 लाख, तो फीस भी कम होगी। लेकिन 50-60 अरब है या 50-60 बिलियन डॉलर्स हैं, तो मैं उस हिसाब से रजिस्ट्रेशन फीस भी ज़्यादा होगी। प्रिंटिंग शेयर सर्टिफिकेट, तो प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन में प्रोमोटर्स को कुछ सर्टिफिकेट भी बनाते हैं, ठीक है। शेयर होल्डर को पता होगा ना भाई किसकी कितनी ऑनरशिप है, तो सर्टिफिकेट्स होते हैं, शेयर सर्टिफिकेट भी बनाने होते हैं। इशुएंस ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एक बाकायदा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी बनाना पड़ता है रजिस्टर्ड कंपनी का, ठीक है। और पब्लिक जो होती है इसके लिए एक सर्टिफिकेट भी होता है जिसे हम कॉमर्समेंट सर्टिफिकेट कहते हैं। फिर पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस ओनली फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये प्राइवेट के लिए नहीं होता। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, दावतनामा होता है, एडवर्टाइजमेंट होती है ना। प्रोस्पेक्टस अक्सर आपने देखा होगा कोचिंग का प्रोस्पेक्टस, यस। तो ये होता है पब्लिक में, क्योंकि वहीं शेयर बेचे जाते हैं, प्राइवेट में तो नहीं बेचे जाते। फिर एप्लीकेशन फॉर कॉमर्समेंट सर्टिफिकेट, ये भी सिर्फ पब्लिक के लिए ही होता है, ठीक है जी, कॉमर्समेंट सर्टिफिकेट। टाइप्स ऑफ कंपनी, देखो क्या होती है, सबसे पहले होती है चार्टर कंपनी। कंपनी विच क्रिएटेड बाय रॉयल ऑर्डर इज कॉल्ड चार्टर कंपनी। रॉयल ऑर्डर अमेरिका में या पाकिस्तान में तो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर होगा, ब्रिटेन में या डेनमार्क में वहाँ के किंग का ऑर्डर होगा, ठीक है जी। तो इस ऑर्डर के नतीजे में ये कहलाती है चार्टर कंपनी। एक कहलाती है स्टेटरी कंपनी, जो फॉर्म होती है ऑर्डर ऑफ गवर्नर जनरल, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर से। अच्छा, थोड़ा सा फ़र्क है, यहाँ बादशाह का ही होगा रॉयल कंपनी में, और स्टेचुरी में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर वगैरह का आ जाएगा, ठीक है। दोनों में फ़र्क है थोड़ा सा। फिर एक कहलाती है रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी का मतलब है जो कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 है पाकिस्तान का, उसके तहत बनी है। तो इसमें भी दो होती हैं अनलिमिटेड कंपनी। तो मेंबर जो हैं इसके अनलिमिटेड होते हैं, आप शेयर बेचते रहें, लोगों को मेंबर बनाते रहें। एक होती है लिमिटेड कंपनी और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जिसमें जो सिर्फ मखसूस लोग ही शेयर होल्डर होते हैं, ठीक है। अब लिमिटेड कंपनी की भी टाइप्स हैं, देखो पहले रजिस्टर्ड की तो हो गई अनलिमिटेड और लिमिटेड, अब लिमिटेड की भी टाइप्स हैं। तो क्या क्या है देखते हैं। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसमें होता है 2 पर्सन्स बन सकते हैं और ज़्यादा 50, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। और ना कोई शेयर इशू कर सकता है, ना ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। और लिमिटेड नाम में लगा हुआ होता है, ठीक है। लाइबिलिटी, जिम्मेदारी भी कम होती है। पब्लिक में कम से कम 7 होते हैं। लेकिन अब देखो मसला है कि यहाँ पार्टनर्स को बढ़ा भी सकते हो, ताकि शेयर्स ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, ताकि आपको कैपिटल मिल जाए शेयर्स के बदले। फिर देखो दी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, तो क्या कहते हैं, इन दिस कंपनी ईच मेंबर गिव्स अ guarantee to contribute a specific amount on its winding up, so liability of shareholder is limited to that guarantee which they given. This type of company are mostly formed for clubs to promote social welfare activities. Demerits of joint stock company, देखो बात ये है कि भाई यहाँ फ़ायदे होते हैं हर चीज़ के, नुकसान भी होते हैं। डीमेरिट्स क्या क्या है, डिफ़िकल्ट टू फॉर्म, बहुत सबसे बड़ा मुश्किल स्टेप यही है।
आपको ना बनाना बड़ा मुश्किल है, कानूनी मसले मसाइल इतने हैं जिसकी कोई हद नहीं है। स्पेशलिस्ट चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, अब भाई 10-15 लाख से कम क्या सैलरी लेगा। कंपनीज के लिए सेक्रेटरीज चाहिए, ठीक है। आजकल तो एआई के एक्सपर्ट भी चाहिए होते हैं, ठीक है। तो बहुत कॉस्टली होती है और टाइम कंज्यूमिंग होती है। लीगल एक्सपर्ट चाहिए होते हैं इसके लिए। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल बहुत होता है। बाकायदा बार बार ऑडिट होगा, कंपनी एक्स के तहत होंगे, ठीक है। कुछ भी हल्की सी भी आपसे कुछ प्रॉब्लम हो जाए, हाई हाई पेनल्टी लगती है। और सर है प्राइप भी लेते हैं फिर गवर्नमेंट ऑफिसर से। फिर डिले होता है पब्लिक डिसीजन में, क्योंकि देखो अब मसला ये है ना कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप में तो आप अकेले हो, आपने एक डिसीजन ले लिया, या मेंबर्स या शेयर होल्डर से भी जाता है। फिर उसके बाद एक डायरेक्टर्स होते हैं ऊपर, जिन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं, वो अफेयर चला रहे होते हैं कंपनी के। अब यहाँ भी देखना होता है कि भाई मेजॉरिटी है, फिर उनमें किसी को जनरल मैनेजर या एमडी अपॉइंट किया जाता है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ पावर एंड वेल्थ। अब देखो जॉइंट स्टॉक कंपनी बहुत बड़ा बिजनेस होता है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, कोका कोला, पेप्सी कोला। तो क्या होती है इनकी, इनका फोर्स होता है पावर पे, कि होल्ड रहे, ये है। फिर एक लैक ऑफ सिक्रेसी, सिक्रेसी नहीं रहती, हर किसी को पता होता है कि क्या कर रहे हैं आप, क्या नहीं कर रहे हैं। और लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारे लोग होंगे तो आदमी सोचता है अरे अगला कर लेगा, मैं नहीं करूँगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में तो हर काम आपने करना होगा ना, यहाँ ऐसा नहीं होगा। सो मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी आखिर क्या होती है। करेक्टरिस्टिक नंबर 1 है लार्जेस्ट फाइनेंशियल रिसोर्स। जॉइंट स्टॉक कंपनी कलेक्ट करती है लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल थ्रू स्मॉल कंट्रीब्यूटर फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ पीपल। In public limited company, shares can be offered to general public to raise capital. They can also accept deposit from public and issue debenture to raise fund. मतलब क्या है कि भाई बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा, जितना चाहो पैसा इकट्ठा कर लो। अब कुछ बड़ी कंपनीज हैं लाइक मैकडोनल्ड हुई, KFC, पेप्सी, कोका कोला, वर्ल्ड वाइड है भाई, मल्टीनेशनल है, ठीक है। या पाकिस्तान में भी आप देख लो, शेल है, पाकिस्तान स्टेट ऑयल है, ये जितना चाहें पैसा कलेक्ट कर सकती हैं पीपल से, ठीक है। और बड़ी तादाद में कैपिटल रेस कर सकती हैं। फिर इसके अलावा नंबर 2 लिमिटेड लाइबिलिटी। क्या मतलब है, देखो इन अ जॉइंट स्टॉक कंपनी द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड टू एक्सटेंड ऑफ द वैल्यू ऑफ शेयर हेल्ड बाय हिम while repaying debit. For example, if a person own 1000 share of rupees 10 each, then he is liable only up to 10,000 rupees towards payment of debit. Therefore, even if there is liquefaction of company, the personal property of shareholder cannot be attached and he will lose only his share worth rupees 10,000. ये सबसे बड़ा फायदा है। देखो अल्लाह ना करे बिजनेस लॉस में चला जाए, सोल प्रोप्राइटरशिप है ना, आपके घर, प्रॉपर्टी सब कुछ बिक जाता है। पार्टनरशिप में भी अक्सर ये नौबत आ जाती है, लेकिन आपके पास 1000 शेयर हैं, एक शेयर की कीमत 10 रुपये, तो भाई 10,000 रुपये देने ना, 10,000 में घर तो बहरहाल नहीं बिकेगा ना भाई। तो इस लिहाज से देखा जाए तो एक फ़ायदा हो गया। फिर प्रोफेशनल मैनेजमेंट होती है, हर टाइप का ना मैनेजर अलग अलग होता है। HRM का भी होगा, फाइनेंस का भी होगा, मार्केटिंग का भी होगा, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड्स होते हैं, ये सारे के सारे ना ग्रुप को मैनेज करते हैं। बड़े अहम होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो मैनेज करते हैं अफेयर ऑफ कंपनी, ठीक है, और मेंबर्स को। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट तरीन मामला होता है। फिर लार्ज स्केल प्रोडक्शन होती है बड़े पैमाने पे। और अब जैसा कि भाई कोई बहुत बड़ी कंपनी है लाइक माइक्रोसॉफ्ट हो गई या इस टाइप की, हज़ारों लाखों कंप्यूटर बना रहे हैं, फिर ये कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी करती है, लार्ज लोगों को जॉब देती है, और रिसर्च और डेवलपमेंट की भी फैसिलिटी होती है, जैसे कि नए डिज़ाइन करने हैं, बेटर क्वालिटी करनी है, तो ये सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। तो ये हो गई
क्रेडिट जॉइंट स्टॉक कंपनी की मेरिट्स। जॉइंट स्टॉक कंपनी आखिर होती क्या है? आर्टिफिशियल बीइंग इंटेंजिबल इनविजिबल बट एग्जिस्टिंग इन कंटेम्पलेशन बाय द लॉ। कंपनीज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, ये बड़ी हम डेफिनेशन है। हैविंग अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। देखो जॉइंट स्टॉक कंपनी का मतलब ये है कि बहुत ही ज़्यादा लीगल अथॉरिटी, यानी एक उसकी हैसियत एक इंसान जैसी होती है, एक लीगल इंसान, आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। जिस तरह कोका कोला पेप्सी पे, पेप्सी कोक पे केस कर सकती है ना भाई, बिल्कुल कर सकती है। अब क्या होती है, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी होता है। वॉलंटरी एसोसिएशन होती है पर्सनस की जो जनरेट करते हैं कैपिटल टू कैरी ऑन पार्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस विच इज एस्टैब्लिश बाय लॉ एंड कैन बी डिजॉल्व ओनली बाय लॉ। इसको कायम करने में भी बड़े लीगल मसले हैं और तोड़ने में भी बहुत लीगल मसले हैं। पर्सन हु कंट्रीब्यूट कैपिटल बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी। This form of business has legal existence separate from its member, which means member may come and go, but the company remains its existence. This form of business organized generally require huge capital investment, which is contributed by the member. The total capital of a joint stock company is called share capital, and it is divided into number of units called share. Thus, every member has some share in business depending upon the amount of capital contributed by him. Hence, member are called shareholder. अब देखो ना यार, कोई है, फर्ज करो मैं हूँ यार 90% शेयर, वाह सेठ बन गया यार मैं तो, ठीक है। एक मेरा दोस्त है, उसके 4% शेयर है, एक के 2% है, ठीक है। तो ऑब्वियस से बात है, जिसके शेयर ज़्यादा होते हैं उसको प्रॉफिट भी उसी हिसाब से मिलेगा, ठीक है भाई। तो ये है चीज़। इसके बाद फीचर्स क्या क्या है भाई कंपनी के, देख लेते हैं। पहली बात तो ये कि लीगल फॉर्मेशन होती है, ठीक है। बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, रजिस्टर होती हैं। ये फॉर्मेलिटी आपको कंट्री के लॉ के हिसाब से करनी होगी। अब पाकिस्तान में जो नया लॉ आया है वो ऑर्डिनेंस ऑफ 1984 आया है, उसके तहत होती है। फिर आर्टिफिशियल पर्सन की हैसियत असल मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो किसी इंसान का ना बर्थ सर्टिफिकेट होता है, एग्जिस्टेंस होता है, डेथ सर्टिफिकेट होता है, तो इसकी भी ना ये सारी चीज़ें होती हैं। यानी अब कंपनी क्लोज होगी तो पूरा उसका रिकॉर्ड होगा, ठीक है। जिस तरह नादरा में हमारा डाटा होता है इंसानों का, तो कंपनी का भी इस तरह से डाटा होता है। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, ठीक है, अपनी ओन सेपरेट एग्जिस्टेंस होती है, इंडिपेंडेंट होती है इसके मेंबर्स की। यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है ओन करती है प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स और कंडक्ट करती है यानी लॉफुल बिजनेस इन इट्स ओन नेम, और किसी के अगेंस्ट भी सू भी ये कर सकती है, ठीक है जी। फिर कॉमन सील, जॉइंट स्टॉक कंपनी की एक सील होती है जिसको ये दूसरे लोगों के खिलाफ भी यूज़ कर सकती है, और इसको हम कॉमन सील कहते हैं, ठीक है। तो ये किसी के भी खिलाफ भी हो सकती है, हक में भी हो सकती है, ये फिर होता है। फिर होता है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। इसकी एग्जिस्टेंस कब होती है, जब तक ये भाई लीगल लॉ है ना। अब अगर किसी पर्सन के वफात पे या रिटायर होने पे या इन होने से नहीं होती। एक मेंबर वफात पा जाता है, अपने शेयर अपने बेटों को दे जाता है, बेच जाता है, कोई मेंबर अपने शेयर बेच के दूसरे को दे रहा है, तो भाई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर दिवालिया होती है, कंपनी ख़त्म करनी है, तो बात अलग है। लिमिटेड लाइबिलिटी, ये क्या भाई हो गई, लिमिटेड होती है एक्सटेंड ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर एयर which repaying debit. For example, if person own 1000 shares of rupees 10 each, then he is liable up to 10,000 rupees towards payment of debit. अब कर्जा देना है तो भाई उसके शेयर 1000 शेयर हैं, 10 रुपये ईच है, तो 10,000 ही देना है, ठीक है। तो अगर कभी कंपनी ख़त्म होती है तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब प्रॉपर्टी तो नहीं बिकेगी ना यार 10,000 रुपये में। अकेले बिजनेस में लॉस हो गया तो प्रॉपर्टियाँ तक बिक जाती हैं। ये है सारे इसके फीचर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है काइंड्स ऑफ पार्टनर, यानी शराकत दारों की इकसाम।
भाई एक तो होता है स्लीपिंग पार्टनर, हाँ ये नहीं कि सोता रहता है, ठीक है। बेसिकली ये होता है साइलेंट पार्टनर, जो कि बिजनेस एक्टिविटी में नहीं करता, सिर्फ पैसा लगाता है। प्रॉफिट में भी हिस्सा मिलेगा और ज़ाहिर है लॉस में भी मिलेगा भाई, ठीक है। डिपेंड करता है किस टाइप की इन्वेस्टमेंट है। साइलेंट पार्टनर की भी टर्म यूज़ होती है। फिर होता है एक्टिव पार्टनर, ये यार ये जो काम करता है ना, पूरे का पूरा बिजनेस को एक्टिवेट कर रहा है, कैपिटल को कंट्रीब्यूट करेगा और प्रॉफिट जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। अब होता क्या है, फ़र्ज़ करो दोनों ने 10-10 लाख लगाए और एक मैनेजमेंट संभाल रहा है, तो ज़ाहिर है मैनेजमेंट वाले का हिस्सा ज़्यादा होगा। और बाजू का ये होता है कि जो स्लीपिंग है उसने सिर्फ पैसा लगाया, और जो एक्टिव है जैसे कि अब भाई कोई एक्सपर्ट है, ठीक है। मुझे लोग बहुत कहते थे कोचिंग में, आप जनाब एक्टिव पार्टनर बन जाइए, हम आपके स्लीपिंग में, भाई इन चक्रों से गुरेज ही करता रहा हूँ, ठीक है भाई। अब है नॉमिनल पार्टनर। देखो, नाइदर इन्वेस्ट नॉट पार्टिसिपेट but only allow business to use their name in market. Business always seek person of good reputation by using their name partner. हाँ देखो, अब जैसे कि फ़र्ज़ करो यार, सिर्फ नाम दे दिया कि वो बंदा पार्टनर है, हालांकि है नहीं वो, मतलब इस लिहाज से नहीं है कि पैसा भी नहीं लगाया, ठीक है, काम भी नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी उसको प्रॉफिट में भी हिस्सा दिया जा रहा है, ठीक है। और नाम के लिहाज से ना उसको कह दिया जाता है भाई हम आपको 20% प्रॉफिट दे देंगे। अब यार किसी मशहूर क्रिकेटर का ना नाम आप रख लेते हो, ठीक है, आप स्पोर्ट्स की शॉप खोलते हो उसके नाम पे रख लेते हो, ठीक है। या यार कोचिंग से भी होता है भाई कि एक टीचर के नाम पे आपने कोचिंग खोल लिया, वो बड़ा मशहूर है, ठीक है, या ब्रांच खोल ली। मैं फ्रेंचाइज की बात नहीं कर रहा, उसके मामला अलग होते हैं, ये दूसरी तरह की बात है। या आप बिजनेस में बता देते हो कि भाई ये साहब हमारे साथ पार्टनर हैं, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन होती है, कोई बहुत ही मशहूर सेलिब्रिटी। फिर एक होता है सिगरेट पार्टनर। अब ये वो लोग होते हैं ज़्यादातर ना जो अपना नाम नहीं करते, ये बासल लोग होते हैं, आमतौर पर ब्लैक बिजनेस को अवॉइड करना चाहते हैं। ज़ाहिर है कोई इनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता, ये आसानी से प्रॉफिट वसूल भी कर लेंगे। अब माइनर पार्टनर का ये होता है, देखिए अलग अलग है, किसी मुल्क में 18 है, किसी मुल्क में 21 भी होता है, कि 13 साल का कोई बच्चा है तो भाई वो अगर फर्म को बहुत ज़रूरत है तो उससे पैसे ले सकती है, ठीक है। प्रॉफिट में हिस्सा होगा, मैनेजरियल कोई हैसियत नहीं होगी उसकी जब तक वो बालिग ना हो जाए, ठीक है। फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट की अगर हम बात करें, देखो इसमें फर्म का नाम चाहिए होता है, एक्सटेंट ऑफ विड्रॉवल, एड्रेस ऑफ फर्म, इंटरेस्ट रेट ऑफ कैपिटल, नेम एड्रेस of all partner, interest rate on withdrawal if any, provision for admission of a new partner, capital investment of all partner, provision of dissolution of partnership, profit loss sharing ratio, provision of retirement of partner, right duty and liabilities of partner, salary and commission of partner, ठीक है जी। तो ये हो गई बात। तो ये है पूरा कंप्लीट लेक्चर। इसके बाद आज हमारा टॉपिक है डी मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। एक तो पार्टनरशिप था, डी मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप आखिर होता क्या है। वेल देखो, पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं नॉट सूटेबल फॉर लार्ज स्केल ड्यू टू लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर। फर्दर लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स आर ऑल्सो अनलिमिटेड। इसमें बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती है। मोर एवर चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्टनर मे बी लेट टू डिजॉल्व पार्टनरशिप, ये तो लाजमी होता है कभी ना कभी। ऑल सच फैक्टर आर कंसिडर एज नेगेटिव पॉइंट फॉर पार्टनरशिप। सम मेजर डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप आर गिवन बिलो। मैं दूसरा मैं यार 1 लाख रुपए मैंने लगा दिए, 1 लाख मेरे दोस्त ने लगा दिए, बस 2 लाख और ख़त्म, इससे ज़्यादा सरमाया नहीं है, ठीक है जी। कैपिटल में क्या होगा भाई, रेस्ट कर रहे हैं ना, सोल प्रोप्राइटरशिप से तो ज़्यादा सरमाया है। मेरे पास तो सिर्फ 1 लाख थे, मैं लगा तब यहाँ 2 लाख लग गए,
लेकिन एक ख़ास हद तक ना, चलो भाई 5 पार्टनर लगा लो, 7, 20 से ज़्यादा पार्टनर नहीं हो सकते, अब सब 1-1 लाख लगाएंगे तो 20 लाख ही लग सकते हैं ना। तो बहरहाल एक लिमिटेड कैपिटल हो गया, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। देखो जितने पार्टनर कम होंगे जिम्मेदारी ज़्यादा होगी। अब मैंने कहा था ना सोल प्रोप्राइटरशिप में भाई बहुत जिम्मेदारी होती है। अगर आप ट्यूशन भी पढ़ा रहे हो ना यार, अपना ट्यूशन सेटअप, सुबह से रात तक सारा काम आपको ही करना है। 2 पार्टनर्स होते हैं तब भी लोड बहुत होता है काम का, ठीक है। अब देखो, ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ज़ाहिर है सोल प्रोप्राइटरशिप की निस्बत तो फिर भी लाइबिलिटी जो है, जिम्मेदारी थोड़ी कम हो गई है। लेकिन 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 अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी वगैरह की निस्बत देखें तो फिर भी जिम्मेदारी है, ठीक है। और लाइबिलिटीज़ में जो मेन चीज़ शुमार होती है वो ये जो कर्जा होता है ना, खासतौर पे कारोबारी कर्ज, बिजनेस डेबिट, ये मार देते हैं। ये तो खैर लेने ही नहीं चाहिए यार। अक्सर लोगों को, मुझे पता नहीं क्या शौक है कारोबार करने का यार। पैसे नहीं है तो भाई पहले जॉब करो, आप पैसे कमा लो, फिर कारोबार में आना। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर कोई बंदा कारोबार में कामयाब हो सके, ठीक है। तो ये है। तो ज़ाती ज़रा से ना बाज़ात लोगों को ये हाल होता है यार, घर बेचने पड़ जाते हैं बिजनेस लॉस में, जेवरात बेगमात के, तो ये सब सिचुएशन होती है। फिर अनसर्टेन लाइफ है। बोलो यार सोल प्रोप्राइटरशिप में तो चलो समझ में आता है, एक मालिक था, यहाँ भी अनसर्टेन लाइफ है। हाँ, यहाँ भी सोल प्रोप्राइटरशिप की नस्बत तो बहरहाल ज़रा ज़्यादा सर्टेन होती है, लेकिन कंपनी की नस्बत तो नहीं होती। भाई अब वफात हो जाती है 2 पार्टनर में से, फिर वही बात कि यार एक जो था वो एक फील्ड में एक्सपर्ट था, दूसरा दूसरी फील्ड में था, ठीक है। यही कह लोगे यार, पब्लिशर्स हैं, किताबें छापते हैं, ठीक है। अब एक मार्केटिंग में एक्सपर्ट, एक प्रिंटिंग प्रेस वगैरह में, ठीक है। या फिर रिटायरमेंट हो जाती है, या कोई दूसरा प्रॉब्लम हो जाता है, या नया पार्टनर आता है जो कि ना गड़बड़ करा देता है। तो इस तरह से मामले में ना कभी भी ये ख़त्म हो जाती है। मैंने देखा मेरे दोस्तों के कोचिंग सेंटर्स में हुआ, 3 पार्टनर थे, एक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ा रहे थे, फिजिक्स वाले अलग हो गए। तो कहीं ना कहीं ये पार्टनरशिप का खात्मा, वो कहते हैं ना सांचे की हड्डियाँ टूटती है, तो ये रीज़न होता है। ये हम लोगों ने स्टूडेंट लाइफ में रियल एस्टेट का काम किया था भाई, जगह भी मेरी थी, काम भी मैं करता था। एक पार्टनर तो मेरे क्लास फेलो थे, बड़ा सिंसियर था, बाकी 2 नहीं थे। फिर 2 में भी नहीं, बल्कि मैंने कहना चाहिए कि एक ही सबसे ज़्यादा गैर जिम्मेदार था। तो फिर हम 3 ने गैर ख़त्म करो इस मामले को ना। तो ये था। तो ये हो गया तीसरा डीमेरिट। चौथा क्या हो जाएगा? लैक ऑफ हारमोनी, हमंगी का फकदान। अब देखो ये ज़रूर होता है, माइंड सेट ना नहीं होता। जब ट्यूशन का बिजनेस बहुत चलता था तो यार मुझे लोग कहते थे यार आपके पास तो बहुत स्टूडेंट्स आते हैं, आप फ्रेंचाइज कर लो हमारे साथ। मैंने नहीं किया भाई, क्योंकि मुझे पता था ये लोग कारोबारी हैं। हमारा मकसद होता था यार बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन मिल जाए, बस अपना गुजारा हो जाए। ये लोग तो ना बस पैसे छापने के चक्कर में होते थे। बहुत सारे लोग जो मैं मुझसे मिले थे उस दौर में की बात बता रहा हूँ। तो भाई ज़ाहिर है जहनी मंगी नहीं होती ना, नज़रिया चेंज होता है। और भी बहुत सारे मामलात हो सकते हैं, जैसे कि कुछ लोग जो है ना पार्टनर है वो कह रहे हैं नहीं यार पब्लिसिटी बहुत करो, एक कह रहे हैं नहीं जी हम पब्लिसिटी ज़्यादा नहीं करना चाह रहे अपने काम की। तो ये सारे के सारे मामला जो है ना होते हैं, जिसकी वजह से मामला बिना चेंज हो जाते हैं, और किसी भी बिजनेस का खात्मा किसी भी मौके पर हो जाता है। फिर डिले हो जाते हैं डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। तो राइट करता है पार्टनरशिप, और ये जो है ना डिले बहुत हो जाती है। डिसीजन मेकिंग जो होती है वो वजह बन सकती है। और लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी, देखो मसला क्या होता है कि सही वक्त पे सही टाइम डिसीजन लेना। अब यही लैक ऑफ हारमोनी, हमआंगी नहीं है तो सही टाइम पे डिसीजन नहीं लिया गया। जैसे कि जनाब आपको जदीद इक्विपमेंट आ रहे हैं बिजनेस में, आपने वो नहीं शामिल किए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। फिर लैग ऑफ सिगरेसी, ओ हो,
आप सोल प्रोप्राइटरशिप में तो सारी बात अपने हद तक रखते हैं ना। आपने एक पार्टनर को रखी, पार्टनर आपके पेट गल गया, उसने अपनी बेगम को बोल दिया, बेगम ने अपनी सहेलियों को, आपके मुखालिफ बिजनेस वालों तक भी बात पहुंच गई, तो भाई ये तो बड़ा ही घोटाला हो गया ना। और नॉट सूटेबल फॉर लार्ज स्केल, यस। मैक्सिमम नंबर 20 होते हैं ना। अब अगर कोई बहुत बड़ा बिजनेस है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बना रहे हो, स्टील या कॉटन, उसमें तो कंपनी ही काम कर पाती है। देखो जो बड़े बड़े दुनिया में बिजनेस जाइंट्स हैं ना, वो कौन से हैं? वो ना सोल प्रोप्राइटरशिप है ना पार्टनरशिप है, वो कंपनीज है मेरे भाई, ये बात है। ये है सारे डी में। पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन टू कैरी ऑन एज को ओनर्स अ बिजनेस फॉर प्रॉफिट। दो या ज़्यादा पार्टनर को ओनर बन जाएं प्रॉफिट के लिए, ये कहलाती है पार्टनरशिप। या फिर कहते हैं कि रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरेट आउट बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब ये देखो बड़ी अहम डेफिनेशन है। जैसा कि चार पार्टनर हैं, चारों ने पैसे भी लगाए और चारों काम भी कर रहे हैं, ठीक है। और एक ऐसा होता है कि चारों ने पैसे लगाए, एक चला रहा है, ठीक है, वो रनिंग पार्टनर होगा, बाकी तीन स्लीपिंग पार्टनर। ये जब हम टाइप ऑफ पार्टनरशिप पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। पार्टनरशिप बिजनेस आर ओन कंट्रोल एंड मैनेज बाय टू और मोर पर्सनस नोन हैज पार्टनर्स और को ओनर्स, ठीक है भाई। तो अब क्या हो गया? पार्टनरशिप रिलेशन होती है दो और मोर की, जो कि एक बिजनेस शुरू करते हैं। मेन मकसद ज़ाहिर है प्रॉफिट होता है, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल देते हैं, बिजनेस जॉइंटली करते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। ऐसा थोड़ी भाई प्रॉफिट मिल जाएगा, पैसे देने पड़ेंगे, बिजनेस करना पड़ेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वरना फिर ये पार्टनरशिप जो है इतने दिन ज़्यादा नहीं चलती है। तो एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है और डीट होती है, जो कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होती है, ठीक है जी। और अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है वो हर पार्टनर शेयर करता है। प्रॉफिट और लॉस जो है वो भी शेयर होता है। मैनेजमेंट जो होती है वो भी पार्टनरशिप में होती है। अब क्या होती है कि कह रहे हैं डिज़ायरेबल बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू मेक अ रिटन एग्रीमेंट फॉर पार्टनरशिप। चाहो तो बना लो, चाहो तो नहीं। यार अगर आपको भरोसा है अपने पार्टनर पे ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप बनाओ। मैं जब स्टूडेंट लाइफ में हमने रियल इस्टेट का शुरू किया था, कहीं हमने लिखा नहीं था उसको, ठीक है। ओरल एग्रीमेंट इनफ होता है, ठीक है। हाउएवर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट इन केस ऑफ ओरल एग्रीमेंट प्रॉफिट एंड लॉस इज शेयर। अब ये बड़ी अहम बात है। यहाँ मसला होता है कि यार प्रॉफिट में तो सब आ जाते हैं, लॉस में ना भाग रहे होते हैं। और जितना रेशो होगा भाई, एक ने 4 लाख रुपए लगाए, एक ने 2 लाख लगाए, तो जिसने डबल इन्वेस्टमेंट की है ना, तो प्रॉफिट में भी डबल होगा, हिस्सा लॉस में भी डबल होगा, ठीक है जी। ये होता है। अब मेरिट्स जो होती हैं पार्टनरशिप की क्या होती हैं, एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो देखो ये अभी आगे मैंने डिटेल में भी दिया है, पहले देख लो। इजी फॉर्मेशन होती है, लार्ज रिसोर्सेज होती हैं, बेटर डिसीजन यानी बेहतरीन फैसला साजी, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, काम में लचक, रिस्क शेयरिंग, नुकसान तकसीम हो जाएगा ना, एक पे बर्डन नहीं पड़ेगा। बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, ठीक है, आगे हम ये सब देख रहे हैं। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट, शराकत दारों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़। अब वन बाय वन ना पॉइंट डिस्कस करते हैं। इजी फॉर्मेशन, देखो सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए भी ना आप जो हो ना, ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटी नहीं होती है। अब जैसे कि देखो छोटा मोटा अगर आप ट्यूशन सेंटर शुरू करते हो भाई, एक फिज़िक्स पढ़ाता है, एक केमिस्ट्री, एक मैथ्स कर लेगा, एक अकाउंटिंग पढ़ाता है, एक आईटीपी पढ़ाता है, इंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाता है, तो भी कर लेंगे। सिंपल एग्रीमेंट हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, तो बहुत आसान है। लीगली फॉर्मेशन ना आसान है। फिर लार्ज रिसोर्सेस, ठीक है, वसी ज़राए जो हमने देखा था। देखो अब ज़्यादा लोग होंगे ना, अब मैंने वही बात की थी यार कि सोल प्रोप्राइटरशिप में नया लैपटॉप ख़रीदूँ कि ना ख़रीदूँ, मसला। कोई अच्छा सा
मोबाइल तो है, अच्छा सा कैमरा ख़रीदूँ कि नहीं, ज़ाहिर है कि नहीं, ठीक है। या चाहिए ना, लार्ज रिसोर्स है। आजकल तो बहुत ज़्यादा क्या भाई, शोबाजी का रुझान बहुत है, बड़े बड़े लोग मल्टीमीडिया पे भी काम कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप होता है, काम आसान हो जाता है, बेटर डिसीजन, ये बड़ा है। मैं Partners are the owner of the business. Each of them has equal right to participate in management of the business. ये थोड़ी यार कि सिर्फ एक की चलेगी, चलेगी भी सबकी, ठीक है। In case of any conflict, they can all sit together to solve the problem. Since all partners participate in decision making, there is less scope for reckless and hasty यानी बहुत जल्दबाजी के डिसीजन ना। तो देखो बाज़ अगर तब जैसे कोविड आया था, मुझे बहुत मुश्किलात हुई थी, ठीक है यार। अम, हर बंदे को ही हुई थी, लेकिन मैं चूँकि अकेला चला रहा था। अब मुझसे ये था यार कि क्या करें, पार्टनर्स होते हैं ना, तो फिर ज़ाहिर है थोड़ा सलाह मशवरा हो जाता, बहुत सारी आसानियाँ होती हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं। फिर फ्लेक्सिबिलिटी होती है ऑपरेशन की, ठीक है, कि पार्टनर कैन डिसाइड टू चेंज द साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस और एरिया ऑफ इट्स ऑपरेशन। देर इज़ नो नीड टू फॉलो एनी लीगल, मतलब यार अब देखो ना, बहुत सारे लोग कोचिंग सेंटर पढ़ा रहे थे, ऑनलाइन शिफ्ट हो गए। हालांकि मैं ऑनलाइन ट्यूशन के हक में नहीं हूँ, सिवाय मजबूरी के, ठीक है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऑनलाइन पे डिपेंड कर रहे हैं बच्चे, उनका रिजल्ट भी उतना ही ख़राब आ रहा है। फिर रिस्क शेयरिंग होती है, रिस्क होता है लॉस का, डैमेजेस का, या अनसर्टेन सिचुएशन, तो ये भी एग्रीमेंट के हिसाब से होती है। तो पार्टनरशिप डज नॉट गिव एनी कंप्लीट बर्डन ऑफ द रिस्क ऑफ एन इंडिविजुअल हैज़ इन सोल प्रोप्राइटरशिप। सारा नुकसान एक के ज़िम्मे नहीं होगा, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में होता था। फिर एक और बड़ी अहम चीज़ होती है, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, ठीक है। हर शख्स की अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन होती है जिसको वो करता है, तो ये सारी की सारी चीज़ें भी इसमें आती हैं, ठीक है। फिर प्रोटेक्शन होती है ईच पार्टनर के बिजनेस में। सोल प्रोप्राइटरशिप, एक मिल्कियत वाले कारोबार आखिर होते क्या है? देखो डेफिनेशन, बिजनेस ओन्ड बाय अ सिंगल ओनर हु इज रेफर्ड एज सोल प्रोप्राइटर, a business structure in which individual and his or her company are considered as single entity for tax and liability, a business owned controlled by single owner। ये कहलाता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस का जहाँ तक ताल्लुक है, तो देखो चूंकि सिंगल पर्सन से होता है, एक ही ऑनर होता है, ठीक है, तो आम तौर पे ना कोई अलग से सेपरेट इनकम टैक्स जो है उसको नहीं देना पड़ता, जैसे कि कंपनी में या फर्म में होता है, ठीक है। और बेसिकली जैसे कि पर्सनल इनकम ना, अब अगर आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो बस आपको अपनी पर्सनल इनकम पे तो वैसे ही टैक्स देना पड़ता है जो फाइलर होते हैं, जैसे कि आप एफ में हो या कहीं हो, ठीक है। और सारा प्रॉफिट बिजनेस का उसी को मिलेगा, ठीक है। और सारा जिम्मेदार है, अब लॉस का भी है और डेबिट यानी कर्जे का भी है, अब ये नुकसान वाली बातें भी हैं। लेकिन इजी होता है फॉर्म करना, ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटी नहीं होती, ठीक है। तो सिर्फ पाकिस्तान ही की नहीं, ये ओवरऑल पूरे वर्ल्ड की बात है। तो पहले तो देखो, जैसे कि एक क्वेश्चन आ जाता है कि भाई सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है। तो देखो इजी टू फॉर्म, आसान क्या, प्रोमिनेंट इन डिसीजन मेकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन, काम में भी लचक होती है, फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल, ठीक है। ऑनरशिप ऑफ ऑल प्रॉफिट, सारा प्रॉफिट होता है, सिक्रेसी होती है, इनएक्सपेंसिव फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट, इजी डिसोल्यूशन। अभी समझ लेते हैं ना भाई, इजी फॉर्मेशन बनाना बहुत आसान है यार। अभी आप सोचो यार कि मैंने काम शुरू कर दिया, बस हो गया शुरू, सारा प्रॉफिट भी खुद ही मिलेगा। आप पराठे बना के बेचना शुरू कर दें घर के बाहर, भाई आप मालिक हैं, ठीक है। जो डिसीजन करना है खुद करना है ना, किसी से मशवरा नहीं लेना। और राजदारी, आपका राज आप ही को पता है ना, पार्टनर को भी नहीं पता। फिर फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी होती है यार, अब जैसे कि मैं ट्यूशन पढ़ानी है, यूनिवर्सिटी का लेक्चर है मेरा, उस दिन ट्यूशन की टाइमिंग अलग कर दी, ख़र्चा कम होता है। हुकूमत की मुदाखलत,
ना होने के बराबर होती है। और इजी डिसोल्यूशन, भाई अच्छी जॉब मिल गई बहुत ज़्यादा किसी को, आप छोटा सा काम कर रहे हो, आपने ख़त्म कर दी भाई। तो अब देखो मतलब ये क्या होती है, इजी टू फॉर्म, बहुत आसानी से ना फॉर्म हो जाती है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये यार, बहुत आसानी से फॉर्म हो जाती है, ठीक है, कोई मुश्किलें नहीं है। फिर सारे का सारा प्रॉफिट आपको मिलना है, फ़ौरन के फ़ौरन डिसीजन लेना है, सिक्रेसी है, किसी को बतानी ही नहीं कोई बात, क्या हो रहा है क्या नहीं है, सब कुछ आपको खुद ही पता होगा। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन है कि जैसे कि स्मॉल स्केल पे होती है, कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं होती, इनएक्सपेंसिव होती है फॉर्मेशन, और मैनेजमेंट भी बड़े आसानी से चला सकते हैं आप, गवर्नमेंट कंट्रोलिंग, इजी डिसोल्यूशन, ये तो सारे देखो मेरिट्स हो गए थे। अब डी मेरिट्स पे आते हैं ना, ये है यार मेरे भाई, लार्ज स्केल पे नहीं कर सकते, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं। अब जैसा कि भाई किसी बहुत बड़े सोशल मीडिया को मैं टक्कर देने का सोच रहा हूँ, तो भाई मैं अकेले तो नहीं काम कर सकता ये, क्योंकि बहुत बड़ा सरमाया चाहिए और इसमें तो बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जिम्मेदारियां भी लामहदूद होती हैं। अब जब पीक टाइम था ना 2019 तक, कोविड से पहले यार, सुबह 6 से रात 12 तक ट्यूशन भी पढ़ा रहा हूँ, वीडियोस भी अपलोड कर रहा हूँ, नोट्स भी, सब चीज़ें यार मुझे करनी पड़ती थी। लिमिटेड मैनेजरियल कैपेबिलिटीज, अब देखो आपकी जो एक्सपर्टी होती है, मेरी पढ़ाने की है, चलो भाई ट्यूशन में बच्चों को मैनेज करना भी सही है, लेकिन अब जैसा भाई मेरी तो ग्रुप ट्यूशन थी, और प्रॉपर आप कोई एक कोचिंग खोल रहे हो तो बैनर वैनर भी लगाने पड़ेंगे, जाहिर है वो सलाहियत एक अलग होती है। फिर अनसर्टेन लाइफ, मेरा जब पाँव का टूटा था तो भाई बहुत मुश्किल हो गई थी मुझे चलाना, बड़े कारोबार के लिए तो मुनासिब ही नहीं है, तरक्की के मौके भी महदूद होते हैं इसमें। तो दोबारा से देखो इन्हीं पॉइंट्स को ज़रा और एक्सप्लेनेशन के साथ है कि सोर्सेज होती हैं बहुत लिमिटेड होती हैं। भाई अपनी ही सेविंग से मैं काम कर सकता हूँ ना, मोबाइल मुझे ख़रीदना था यार, तो फिर लैपटॉप ये मैं कितने अरसे से चला रहा हूँ, नया नहीं ले रहा, पैसे चाहिए भाई। इवन इसकी एसएसडी भी मैंने चेंज नहीं कराई है, क्योंकि यार पैसे चाहिए, अभी नहीं है, ठीक है, जब आएंगे इंशाल्लाह देखेंगे। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जिम्मेदारियाँ, ये भी खुद करो ये भी खुद करो, अल्लाह ना करे यार बिजनेस में कर्जा है तो भी आपको अकेले अदा करना है, ठीक है। फिर अब वही बात है कि मॉडर्न बिजनेस में ना मैनेजरियल स्किल ईच और एवरी स्पेयर ऑफ एक्टिविटी में चाहिए। सिंगल इंडिविजुअल कितनी जगह करेगा, माशाल्लाह देखो मेरी सब्जेक्ट पे तो महारत है, साइंस कॉमर्स सोशल साइंसेस, वो तो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैनेज करना टाइम टेबल ये सब माशाल्लाह है, मैंने एज एडमिनिस्ट्रेटर भी बहुत सारे कोचिंग में काम किया। लेकिन देखो मेरी जो होती थी एकेडमिक साइड, ठीक है, टीचर से डील करना, बच्चों के नोट्स वगैरह, अब अगर कल कल को भाई ये बात हो गई जी बैनर पोस्टर्स लगाने, ये एबिलिटी एक अलग है यार, ये मेरी नहीं थी। फिर अनसर्टेन लाइफ होती है, बहुत सारे हमने टीचर्स देखे जो बड़े अच्छे पढ़ा रहे थे, एक मैथ्स के बेस्ट टीचर थे पाकिस्तान के, वफात हो गई तो ज़ाहिर है उनका सेटअप भी ख़त्म हो गया, ठीक है। तो लार्ज स्केल बिजनेस, अरबों खरबों की इन्वेस्टमेंट कहाँ से करोगे यार, फिर एम्प्लॉय के लिए भी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं होती इसमें। डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, देखिए अब नुकसान भी हैं। लिमिटेड कैपिटल, ये कैसे, देखो ज़्यादातर ना ये होती हैं फलाई कामों के लिए, तो इसमें ज़्यादा पैसा तो नहीं लगाएंगे, गवर्नमेंट भी बहुत कम ही पैसे दे रही होती है, ठीक है। और आप अपने जहाँ प्रॉफिट हो रहा होगा ना अपने बिजनेस में तो पैसा लगाओगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी में ज़्यादा नहीं लगाओगे। फिर प्रॉब्लम भी आ जाती है मैनेजमेंट में बज़ौक़ात, क्योंकि देखो मैनेजरियल ना टैलेंट इतना नहीं होगा, आप अलग से कोई एमबीए वगैरह मैनेजिंग डायरेक्टर तो नहीं रखोगे, फलाई काम है चलो जी माजूर बच्चों के लिए कर लिया। अब इसमें कोई तजुर्बेकार स्टाफ ज़्यादा नहीं रखा जाता, तो बस जी हम नेकी कर रहे हैं,
तो अब नेकी के लिए इतना खर्चा तो नहीं करना, ये वाली थिंकिंग होती है। लैक ऑफ मोटिवेशन, तो अपना जो एक पैसों वाला प्रॉफिट तो नहीं दिख रहा होता ना, तो जो लोग दिल से नेकी करने वाले हैं वो तो काम करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। फिर अक्सर वक्त लैक ऑफ कॉपरेशन भी होता है आपस में ना, आपस में एक दूसरे से कॉपरेशन नहीं होता। फिर स्टेट पे भी बहुत डिपेंडेंट करता है, बाज़ वक़्त स्टेट की पॉलिसीज़ की वजह से मुश्किलात भी आ जाती हैं। रोल ऑफ मैनेजमेंट बिजनेस में आखिर होता क्या है? देखो, मैनेजमेंट का काम जो होता है वो होता है रिसोर्सेज को डील करना, पीपल्स को, फाइनेंस को और मटेरियल को। तो अब ये सारे गोल हासिल करने के लिए चार प्राइमरी फंक्शन होते हैं, जिनमें सबसे पहला होता है प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा लीडिंग, चौथा होता है कंट्रोलिंग। मैनेजर जो है एक अपने गोल्स रखता है, उनका वर्क करता है, मोटिवेट करता है एम्प्लॉय को और मॉनिटर करता है परफॉर्मेंस, और भाई चाहता है कि एफिशिएंसी बढ़े। देखो, अब एक बात सुनो, मैं खुद बहुत सारे कोचिंग सेंटर में एज ए एप्टीट्यूड टेस्ट के इंचार्ज के तौर पे काम किया था। तो पहले तो प्लानिंग करनी होती थी ना, एम कैट, ई कैट या आई बी के टेस्ट की प्रिपरेशन करानी है, सी एस एस करानी है। बाद में तो काफ़ी सालों से मैं अपना चला रहा हूँ, तो भाई आप अपना चला रहे हो ना, तो होता है ना, ओनर भी आप ही हो, मैनेजर भी आप ही हो। तो पहला काम तो प्लानिंग करना है, उसमें वर्कर्स को, अपने साथ जो मेरे टीचर्स हैं उनको मोटिवेट करना कि यार, और कुछ पैकेजेस का भी ऐलान करना कि भाई अगर तुम लोगों पर और पैसे तो मिल रहे हैं, अगर हमारे ज़्यादा ज़्यादा बच्चों का एम कैट क्लियर होगा, फ़र्ज़ करो 80% का लगा, जो 80 to 90 हो जाता था, तो भाई तुम लोगों को बोनस भी मैं दूंगा। तो ये क्या होता है, मोटिवेशन करना, ताकि लोग दिल लगा के काम करें। तो प्लानिंग में होता ही क्या है कि पहले तो गोल्स, जैसे कई बच्चों का एम डी गेट, ई गेट का एडमिशन कराना है, स्ट्रेटजी इस्टेब्लिश हमने कर ली एक, ठीक है, और एक प्लान बना लिया कि इस प्लान के तहत काम करना है, कि भाई क्लास हफ्ते में 7 दिन है, टेस्ट 3 दिन रखने हैं, या जो भी है, जिस फर्म में भी आप हो, अगर आप कोई ऐसी फर्म है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो किस टाइप के कपड़े बनाने हैं, क्या क्या वैरायटी रखनी है। फिर एक चीज़ होती है ऑर्गेनाइजिंग, डिटरमाइनिंग टास्क, कि टास्क क्या होगा, स्ट्रक्चरिंग टीम, ये बड़ा है मैं, एलोकेटेड रिसोर्सेज एंड असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, हर बंदे को एक खास टास्क दोगे ना आप, भाई एक बंदा जो है वो एडवर्टाइजिंग का एक्सपर्ट है, आपने उसको एडवर्टाइजिंग दे दी। एक जो है, और कोई आपको लैब का वर्क है, कंप्यूटर लैब का उसका एक्सपर्ट है, उसको दे दिया। तो टीम वर्क बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप टीम क्या चुन रहे हो। अगर सही टीम नहीं चुनोगे, आप फ़र्ज़ करो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ले लो, स्कूल ले लो, कॉलेज ले लो, यूनिवर्सिटी ले लो, ये भाई कुछ टीचर्स हैं जो सिर्फ टीचिंग बहुत अच्छी करते हैं, कुछ वो होते हैं जो टीचर इतने अच्छे नहीं, एडमिन के काम करते हैं, तो उनको आप एडमिन की टीम में ले लो। एलोकेटिंग रिसोर्सेज, अब देखो रिसोर्सेज अनलिमिटेड तो किसी के पास नहीं होते, तो उन रिसोर्सेज को किस तरह इस्तेमाल करना है, और असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो लोगों को काम के लिए आपने चुनना है, वो बड़े अच्छे तरीके से चुनना चाहिए। भाई एक क्रिकेट टीम का कैप्टन भी एक तरह से समझो मैनेजर का ही रोल कर रहा होता है, किस बैट्समैन को ओपनर भेजना है, किस बॉलर से पहले बॉलिंग करानी है। फिर एक लीडिंग, भाई मैनेजर का काम क्या होता है, एम्प्लॉय को रीडिंग करना, एक्टिविटीज़ को डायरेक्शन देना, अगर आपस में वर्कर में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको रिजॉल्व करना, और कम्युनिकेट करना ताकि हमें ऑब्जेक्टिव हासिल हो। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है उसकी कि कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग करे परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग करे रिजल्ट विद गोल से, और टेकिंग कलेक्टिव एक्शन टू इंश्योर प्लान आर मीट, ये सारे का सारा काम होता है। इसके बाद है की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग करता है, कंपनी के गोल क्रिएट करता है, ठीक है, रिसोर्स एलोकेशन, बजट बनाएगा, उसका मटेरियल स्टाफ एफिशिएंसी करेगा, मेंटोरशिप एंड मोटिवेशन, मॉनिटरिंग स्टाफ की करता है, और फॉस्टिंग एन इफेक्टिव वर्क कल्चर। कि यार देखो, बात ये नहीं होती कि मैनेजर बस बन गए, आप मेंटोर होते हो। आपने सुना होगा कि हर रिटायर क्रिकेटर हैं सरफराज अहमद, शाहिद आफरीदी, इनको मेंटोर बनाया जा रहा है, ठीक है। तो मेंटोरिंग स्टाफ का मतलब क्या होगा, कि उनको उभारना। अब कोई बड़ा आइडिया लेना है यार, आप शाहिद अफरीदी को बड़ा आइडियल करते हो, आपकी क्रिकेट टीम का मेंटोर बन जाएगा, तो आपका भी दिल चाहेगा छक्के लगाओ, ठीक है।
और इसी तरह आप स्टूडेंट, आप जिस कंपनी में भी जॉब कर रहे हो यार, अगर वहाँ का मैनेजर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिफाइड है, बहुत उसकी वर्किंग है ना, तो बच्चे खुश होते हैं। अब एप्टीट्यूड टेस्ट की जब मैं तैयारी कराता था एज ए मैनेजर ऑफ माई इंस्टीट्यूट या ऑनर ऑफ माई इंस्टीट्यूट, तो ज़ाहिर है मैं अपनी लिखी हुई बुक्स भी दिखाता था बच्चों को, उनको डिग्रियाँ भी पता होती थी, तो उससे वो एक होता था कि यार अगर हमारे संडे इतना पढ़ा है तो हम भी पढ़ें। तो ये क्या होती है, एफिशिएंट वर्किंग शुरू होती है। तो कंपनीज के गोल होते हैं, इनिशिएटिव्स होती हैं, मैनेजिंग बजट्स होती हैं, फिर लिंक क्रिएट करता है बिटवीन स्टाफ एंड सीनियर लीडरशिप, और स्पोक्स पर्सन के तौर पे वर्किंग करता है स्टॉक होल्डर से। तो ये सारे के सारे काम होते हैं भाई। और नई नई इनोवेशन, देखो ये बहुत ज़रूरी है आजकल, एआई का हवाले से काम आ रहा है, आपको ना अपडेट रहना पड़ता है सारी नई नई चीज़ों।